हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो हम चल रहे थे कक्षा 6 के पार्ट नंबर अध्याय नंबर 2। ठीक है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो अपन आगे का चैप्टर पढ़ते। देखिए, तो कल अपन ने इतना पढ़ा था कि सबसे पहले ये जो मनुष्य ने किसको पालतू बनाया, कुत्ते को, उसके बाद भेड़ और बकरियों को। तो इसके आगे का अपन पढ़ते। देखिए, एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत, बात करते अपन नवीन जीवन शैली की शुरुआत। अब किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, आप पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। ठीक है, इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता। आप अपन बीज को बोएंगे ना, तो ये पौधा से पेड़ बनने में कुछ दिन, कुछ महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, यानी बीज बोया उससे लेकर ठेठ फसल पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। देखिए, सिंचाई करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, और खरपतवार हटाने, जो अनावश्यक पौधे, जैसे एक पौधा अपना जैसे गेहूँ का पौधा है और नीचे बहुत सारे पौधे पौधे अनावश्यक उगते रहते हैं। ठीक है, इधर इधर, तो इनको बोलते हैं खरपतवार हटाना, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, जैसे मान लो ये पौधा है, गेहूँ है। ठीक है, इसके पास में आसपास नीचे बहुत सारे पौधे उगे रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो पोषण इस इस पौधे को, मेन पौधे को मिलना होता है, वो ये आसपास वाले ये जो अनावश्यक पौधे उगे होते हैं वो ले लेते हैं। इसलिए इनको अपने को हटाना जरूरी होता है। तो इनको बोलते हैं अपन खरपतवार। ठीक है, खरपतवार हटाना। जानवरों जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करना भी बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद, जब कटाई हो जाती थी, उसके बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। भोजन के रूप में भी बचा के रखना जरूरी है और बीज के रूप में भी। क्यों? क्योंकि वही बीज वापस बोने के लिए काम आएंगे और वापस नई फसल पैदा होगी। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी कि इसका भंडारण कैसे किया। एक तो भोजन को भी बचा के रखना है, यानी भोजन के रूप में भी, और बीज के रूप में भी। अब देखिए, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए करते थे इसका प्रयोग। बहुत से बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। ये थोड़ा गलत छपा है। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, जानवर जानवर की बात करें अपन, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ये जानवर के चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं, चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अगर आप पशुपालन करते हो तो आपको पशु से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो पुराने समय भी, अभी भी लोग खाते ही है मांस वगैरह। ठीक है, तो जानवर भी एक चलता फिरता उनके भोजन का जरिया हो जाता है। अब देखिए, आगे अपन बात करते हैं भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किसके लिए होता है? देखिए, आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। पुराने टाइम के जो स्टार्टिंग में जो कृषक किसान थे और पशुपालक थे, उनके बारे में पता करते हैं। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 13। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे? देखिए, देखते हैं, देखते हैं मानचित्र 2 कौन सा है। मानचित्र 2 का गया, अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, यही है ना। हाँ, मानचित्र 2, नीले नीले वर्ग। ये नव पाषाणिक पूरा इस तरह, हाँ यही है नीले। ये देखो, पेमपल्ली, अल्लूर, फिर आगे और है कोलडीवा, महागदा, फिर चिरांद, बुरजो, मेहरगढ़, दाऊजली हेडिंग। अब देखो आगे, इसकी बात करें अपन।
नीले वर्ग अपन ने देख लिए। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जहाँ जहाँ अपन ने ये जगह देखी, कोलडीवा है, फिर ये मेहरगढ़ वगैरह जो भी अपन ने देखे, वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या थे, कृषक थे, किसान रहा करते थे, पशुपालक रहा करते थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूना का अध्ययन करते हैं। इनसे सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। विभिन्न वैज्ञानिक जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन के धीरे धीरे स्थायी जीवन कैसे हुआ देखिए। पुरातत्वविदों की कुछ पुरास्थलियों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्जों, वर्तमान कश्मीर में बुर्जों में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। तो गर्तावास किसे कहते हैं, जो गड्ढे के नीचे जो घर होते हैं उनको। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तावास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। बहुत सारे पत्थर ऐसे मिले जो पूरा पाषाण युग के जो पत्थर थे बड़े बड़े, उनसे थोड़े भिन्न है, इसलिए इनको नव पाषाण युग के पत्थर माना गया। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली का प्रयोग और मुसल का प्रयोग अनाजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए ये पत्थर देख लिए, ये देखिए, ये घर में चटनी वटनी बनाने के लिए अपन है ना ऐसे ऐसे पत्थरों का प्रयोग करते हैं। आज भी लोग बहुत सारे घरों में करते हैं, सब तकिए पे लगे उसको पीसते हैं इन पत्थरों से। तो ये देखिए नुकीला पत्थर, पहले लोग करते थे इनका प्रयोग। देखो नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। ये देखिए कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता, मतलब यहाँ पे जैसे डिजाइन बनाई जाती थी, ऐसे अलग अलग टाइप की काली काली डिजाइन बनाई जाती थी, या सफ़ेद रंग की डिजाइन बनाई जाती थी, ऐसे अलग अलग टाइप की। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो वही अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। एक जगह तो क्या होता कि लोग अभी भी शिकार करते हैं, दूसरी जगह क्या होता कि लोग पशुपालन वगैरह खेती वगैरह करते थे। तो ये जो बदलाव है, परिवर्तन, वो सब जगह एक साथ नहीं आए। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण करते देखिए। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। देखिए मेहरगढ़ के घर का चित्र देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। मेहरगढ़ के घर जब खुदाई की ना वहाँ पे, तो ये ऐसे कुछ घर दिखते हैं, ऐसे अनुमान लगाते बनाते हैं। देखो मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यानी बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़, बोलन दर्रा ईरान जाता है ना उधर, अफगानिस्तान हो गए तो उधर है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, मेहरगढ़ बात करते देखो बोलन दर्रा, इधर देखिए, समझिए इस चीज़ को। ये रहा मेहरगढ़, देखिए ये मेहरगढ़। यहाँ पे लोगों ने जो गेहूँ ये सब पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। तो ये मेहरगढ़ है। समझिए इस चीज़ को।
यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली। तो इसका मतलब यहाँ पे सूअर भी हुआ करते थे, हिरण भी हुआ करते थे, भेड़ और बकरियाँ भी हुआ करती थी। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। ये प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान दफनाए जाते थे, ताकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद जीवन है और वो अगले जीवन में उनके काम आएगा। अब देखिए, समझिए चीज़। ऐसी कई कब्रें मिली जिसमें एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए, कब्र मिले जिसमें बकरी के भी है, साक्ष्य मिले हैं। देखिए, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? देखिए, ये तो है आदमी का कंकाल, ये रहा, ठीक है। और ये रहा ये कंकाल, देखिए ये वाला कंकाल, ये कंकाल, देखिए, समझिए चीज। फ्रांस अन्यत्र की बात करें। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। ये फ्रांस की गुफा की चित्रकारी, देखिए, ये देखिए, ये बैल लग रहे भैंसे। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। ये चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस गुफा की खोज। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। बहुत सारे चित्र इसमें बनाए गए। इन रंगों को लोहा, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अब बात करते हैं एक नवपाषाणिक पुरास्थल की बात करते हैं। नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। तुर्की नवपाषाण युग है ना, इस इजराइल के पास में, देखना। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। उपयोगी शब्द। आखेट, खाद्य संग्रह, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूर्वासन, मध्य भाषण, लघु भाषण, कृषक, पशुपालक, ये सब उपयोगी शब्द है। अब देखिए, कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। देखिए, कल्पना करिए, बहुत मजा आएगा। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा के एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखा खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। अब इस तरह अपना ये जो पार्ट हो जाता है पूरा। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दे रखी, इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग। अपने को पता है कि जो पूरा पाषाण युग की शुरुआत कई लाख वर्ष से 12,000 तक हुई थी, और मध्य पाषाण युग की शुरुआत 12,000 से 10,000 साल पहले हुई थी। बसने की प्रक्रिया आरंभ लगभग 12,000 साल पहले से हुई थी। नवपाषाण युग का प्रारंभ 10,000 साल पहले से माना जाता है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले माना जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इन प्रश्नों को भी देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी करना है। तो समझिए चीज़ को। ये हो गया आपका पाठ पूरा, दूसरा पाठ कक्षा 6 का। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और भी आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाए जो आपके लिए उपयोगी होगी। और आप कमेंट करिए कि आपको मतलब कौन सा वीडियो चाहिए, किस क्लास का वीडियो चाहिए और कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, सारे वीडियो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट हो और कोई सा भी वीडियो हो, किसी भी कक्षा का हो, ठीक है। धन्यवाद।